हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे इंस्ट्रूमेंट के बारे में कि इंस्ट्रूमेंट किस तरह से होता है, कितने प्रकार का होता है। पिछले लेक्चर में आपने देखा था कि इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, मेजरमेंट क्या होता है, उनके डेफिनेशन क्या होती हैं। उसके अलावा कुछ को वैल्यूज़ देखे थे कि जैसे करंट का एम्पियर होता है, वोल्टेज का वोल्ट, वाट मीटर का वाट, एनर्जी मीटर का वाट मीटर पर सेकेंड। और उसके बाद हमने देखा था कि वह रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस, इंडक्टर, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, इनके बारे में हमने बेसिक पढ़ा था। आज हम देखेंगे इंस्ट्रूमेंट की क्लासीफाई देखेंगे, कितने प्रकार के होते हैं और वो कैसे कैसे वर्क करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंस्ट्रूमेंट क्या होता है। एन इंस्ट्रूमेंट इज ए डिवाइस। इंस्ट्रूमेंट एक ऐसा डिवाइस है जो हमारे क्वांटिटीज़ को मेजर करता है डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन पे, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू या डिफरेंट डिफरेंट मैग्नीट्यूड पे को वो मेजर करता है। अगर हम इंग्लिश में देखना चाहें तो एन इंस्ट्रूमेंट इज अ डिवाइस इन विच वी कैन डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड और वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी टू बी मेजर्ड, लाइक वोल्टेज, करंट, पावर, एनर्जी, वाट मीटर, ओम मीटर, एनीथिंग। जो भी मेजर करता है इंस्ट्रूमेंट, वो चीज़ें क्या इंस्ट्रूमेंट कहलाएंगी। इंस्ट्रूमेंट बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, एब्सोल्यूट या प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट, सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट। तो हम इसके बारे में बात करेंगे, दोनों के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट या एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट के बारे में कि प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट क्या होता है। So the primary instrument determine the magnitude of the quantity to be measured in term of the instrument parameter. The instrument is really used because each time the value of the measuring quantities varies. मतलब कि जब भी हमारा एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट वो कहलाता है कि जब हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट के पैरामीटर की रीडिंग मेजर करते हैं या क्वांटिटी मेजर करते हैं उसके मैग्नीट्यूड को, तो उसकी वैल्यू में कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं। ऑल टाइम वैल्यू सेम नहीं रह सकती है, कुछ ना कुछ वैल्यू में डिफरेंट आता रहेगा। आप जितनी बार मेजर करेंगे उतनी बार उसमें डिफर मिलता रहेगा कि कभी 10 एम्पियर मिल रहा है, कभी 9.99 एम्पियर मिल रहा है, कभी 11 एम्पियर मिल रहा है। हमेशा उसी के आसपास रहेगा, बहुत ज़्यादा वेरी नहीं करेगा। सम फ्लैक्चुएशन, तो वो जो थोड़ा सा फ्लैक्चुएशन होता है वो सब एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट में आते हैं। सो वी हैव to calculate the magnitude of the measuring quantity analytical which is time consuming. इट मीन्स हम उसके मैग्नीट्यूड, उसकी या क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करते हैं, एनालिटिकल करते हैं, मतलब उसमें हम उसको कैलकुलेट करते हैं। कभी कभी हम उसे एनालाइज करते हैं, जैसे cos फाई के फार्मूला में लगाकर हम उसको एनालाइज कर सकते हैं कि हर चीज़ का एक डिफाइंड फार्मूला होते हैं। कुछ चीज़ों में हमें डायरेक्ट रीडिंग मिल जाती है, लेकिन कुछ चीज़ों की रीडिंग हमें निकालने के बाद उसको एनालाइज करना पड़ता है। टाइम कंज्यूमिंग कि कितने टाइम में क्या कंजप्शन जा रहा है। दिस टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट फॉर सुटेबल फॉर लेबोरेटरीज यूज। और जो एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट या प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इस तरह के इंस्ट्रूमेंट सुटेबल होते हैं लैब में यूज़ करने के लिए। लेबोरेटरीज में जो हम यूज़ करते हैं वो एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट कहलाते हैं। जैसे टैंगेटन गैल्वानोमीटर, मेन नाम गैल्वानोमीटर होता है। गैल्वानोमीटर के अलग अलग टाइप होते हैं। आप जब EIM लैब में जाएंगे तो आपको वहाँ गैल्वानोमीटर देखने को मिलेगा। आपको PMMC, DC मोटर, DC मूविंग आयरन, इन सब में गैल्वानोमीटर की वर्किंग दिखेगी। गैल्वानोमीटर किस तरह से मेजर करता है और कैसे मेजर करता है। अभी आप इतना जान लीजिए कि गैल्वानोमीटर जो होता है वो एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट में आता है, और जो लेबोरेटरीज में यूज किए जाते हैं मोस्टली एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट ही यूज किए जाते हैं। तो अब हम देखेंगे सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट कि सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, ये कैसे कार्य करता है। दिस इंस्ट्रूमेंट डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी टू बी मेजर डायरेक्टली। मतलब ये ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो किसी भी क्वांटिटी को डायरेक्ट मेजर करे। इट मीन्स हमें डायरेक्ट वैल्यू मिल जाए, तो वो चीज़ आपकी सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट के अंतर्गत आती है। जैसे आपका वोल्ट मीटर, अमीटर होता है, तो इससे हमें वोल्ट मीटर में डायरेक्ट मीटर रीडिंग दिख जाती है कि 10 वोल्ट आ रहा है, 50 वोल्ट आ रहा है, 100 वोल्ट आ रहा है। अमीटर में ऐसे दिख जाता है 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, 11 एम्पियर, जो भी है वो डायरेक्टली दिखता है कितनी भी रीडिंग आ रही है, उसे हमें कुछ भी कैलकुलेट नहीं करना पड़ता है। तो वो सारी चीज़ें, वो सारे इंस्ट्रूमेंट आपके सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट में आते हैं। जनरली दीज इंस्ट्रूमेंट आर कैलिब्रेटेड बाई कंपेयरिंग विद अनदर स्टैंडर्ड सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट। तो एज एग्जाम्पल सच इंस्ट्रूमेंट आर वोल्ट मीटर, अमीटर, वाट मीटर। अभी हमने आपको बताया कि क्या क्या है, वोल्ट मीटर, अमीटर, वाट मीटर, ये सब आपके सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट में आते हैं। सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट आपका प्रैक्टिकली सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट आर सुटेबल फॉर मेजरमेंट। अगर हम प्रैक्टिकली वर्क देखें तो आपका प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट लेबोरेटरीज के लिए बेस्ट होता है और सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट मेजरमेंट करने के लिए बेस्ट होता है, क्योंकि ये डायरेक्टली रीडिंग देता है और हम इससे कहीं भी
जो डायरेक्ट रीडिंग ले सकते हैं। अगर हम इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं या साइट पे वर्क कर रहे हैं तो वहाँ भी हम इससे डायरेक्ट रीडिंग ले सकते हैं। ये डिफरेंट टाइप के होते हैं। सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट आर डिफरेंट टाइप, ये इंडिकेटिंग, रिकॉर्डिंग, इंटीग्रेटिंग, इलेक्ट्रोमैकेनिकल, इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट मोस्टली और मेनली ये सिर्फ थ्री टाइप्स के होते हैं। इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट, रिकॉर्डिंग और इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट। इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट आर कम इन इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट के अंदर आता है, लेकिन इसमें हमने दे दिया है। नॉर्मली ये थ्री टाइप्स के होते हैं, इंडिकेटिंग, रिकॉर्डिंग एंड इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट। अब हम बात करेंगे इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट की। इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट किस तरह इंडिकेट करता है? दिस इंस्ट्रूमेंट यूजेस अ डायल एंड पॉइंटर टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ मेजरिंग क्वांटिटी। मतलब इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में इसमें डायल या पॉइंटर होता है जो मेजरिंग क्वांटिटी को शो करता है, डिटरमाइन करता है। द पॉइंटर इंडिकेशन गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ मेजरिंग क्वांटिटी। और जो पॉइंटर होता है या डायल होता है वो आपको क्वांटिटी दिखाता है। जैसे ये देख ले सकते हैं आप, ये है, जैसे ये पॉइंटर है आपका, ये आपका पॉइंटर है, ये स्केल है। ये पॉइंटर डायरेक्ट रीडिंग दिखाएगा कहाँ इस जगह पे है तो इसकी कितनी रीडिंग है। तो ये चीज़ आपका आता है इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट के अंदर। अब हम सेकेंडरी है रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट। तीन तरह के होते थे, इंडिकेटिंग, रिकॉर्डिंग एंड इंटीग्रेटिंग। इंडिकेटिंग पता लग गया आपको, जिसमें पॉइंटर या डायल होता है जो डायरेक्ट में वैल्यू दिखाता है। रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट, दिस टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट रिकॉर्ड द मैग्नीट्यूड ऑफ द क्वांटिटी इज टू बी मेजर्ड कंटिन्यूसली ओवर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। आपने देखा कि इंडिकेटिंग इंडिकेट करता है, इमीडिएट को इंडिकेट करता है करंट टाइम पे क्या वैल्यू आ रही है आपकी, या अब एक घंटे बाद क्या वैल्यू आ रही है, वो आप करंट टाइम पे देख सकते हैं। इंडिकेट करता रहता है कितनी रीडिंग चल रही है। लेकिन अगर हम रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट की बात करेंगे तो यह क्वांटिटी को रिकॉर्ड करता है कॉन्टिन्यूसली। कुछ टाइम पीरियड हम देते हैं, जैसे हमें आधे घंटे की रीडिंग चाहिए कि इस हाफ एन आवर में कितनी रीडिंग चली है, उसका एवरेज निकालना है। तो उस कंडीशन के लिए हम क्या करेंगे, रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे कि हम लगा के टाइम सेट कर देंगे। तो उस टाइम पीरियड की सारी रिकॉर्डिंग वो क्या करेगी, कंटिन्यूसली स्पेसिफिक टाइम पीरियड रिकॉर्ड कर लेगी अपने अंदर। उसमें जो स्टोरेज लगा रहेगा उसमें रिकॉर्ड कर लेगी। उसको हम कभी भी देख सकते हैं। अगर हम उसको 2 मंथ बाद देखना चाहें कि हाँ 2 मंथ पहले इस डेट पे हमारी इस टाइम पीरियड में क्या रिकॉर्डिंग थी, तो क्या रीडिंग आई थी, तो उसको हम उस स्टोरेज से निकाल के देख सकते हैं कि हाँ ये रीडिंग उस समय आई थी हाफ एन आवर में, कि ये रीडिंग उस समय चल रही थी, आज क्या कर रहे थे। रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट क्या करता है, ये इंस्ट्रूमेंट कुछ स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए उस रीडिंग को रिकॉर्ड कर लेता है और वो उसमें सेव कर देता है, कि जिसको हम कभी भी देख सकते हैं, स्पेसिफाई कर सकते हैं, या हम उससे मिलाप करवा सकते हैं कि 10 दिन पहले क्या रीडिंग आ रही थी, आज क्या रीडिंग आ रही है। तो ये रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट था। इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट की बात करेंगे, दिस टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट गिव्स द टोटल अमाउंट ऑफ क्वांटिटी टू बी मेजर्ड ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। मतलब एक स्पेसिफिक पीरियड टाइम है। रिकॉर्डिंग में आपने देखा था स्पेसिफिक पीरियड टाइम के अंदर वो क्या करता था, रिकॉर्ड कर लेता था। लेकिन इंटीग्रेटिव में क्या है कि एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड है, उसके अंदर का टोटल अमाउंट ये दे देगा। रिकॉर्डिंग में रिकॉर्ड कर रहा था वो टोटल अमाउंट नहीं दे रहा था। ये बात ध्यान देना बच्चों कि दोनों में अंतर है, दोनों सेम चीज़ नहीं है। रिकॉर्डिंग में टाइम पीरियड दोनों में सेम है, हम कुछ टाइम पीरियड देंगे, उस टाइम पीरियड के अंदर की रीडिंग हमें लेनी है। रिकॉर्डिंग में उस टाइम पीरियड में वो चीज़ सेव होती है, वो रिकॉर्ड होती है। और इंटीग्रेटिंग में वो चीज़ रिकॉर्ड नहीं होती है, उस चीज़ का टोटल अमाउंट दे देता है। पिछले 1 घंटे का अगर हमने स्पेसिफिक टाइम फिक्स किया है कि 1 घंटे में वैल्यू देखनी है, तो 1 घंटे की पूरा टोटल अमाउंट दिखा देगा कि टोटल कितनी रीडिंग आई है, टोटल कितना पावर का कंजप्शन हुआ है, वो इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट शो करता है। तो दोनों का अंतर आपको समझ में आ गया होगा, दोनों का डेफिनेशन भी समझ में आ गया होगा। इंडिकेटिंग इंडिकेट करता है पॉइंटर या डायल पे, रिकॉर्डिंग उस टाइम पीरियड स्पेसिफिक टाइम के लिए उसकी क्वांटिटी को या उसके मैग्नीट्यूड को या उसकी रीडिंग को रिकॉर्ड करता है। और इंटीग्रेटिंग स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए उस अमाउंट को टोटल अमाउंट देता है कि उस टाइम पीरियड में कितना अमाउंट यूज किया गया है। ठीक, अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट की या इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। ये एक तरह का इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट होता है जो कुछ जिसमें हम क्या करते हैं, कुछ फोर्सेस देखते हैं। क्यों? क्योंकि इंडिकेटिंग है, पॉइंटर लगा है, पॉइंटर भी एक फोर्स लगता है, वो हम आगे देखते हैं कौन कौन से फोर्स होते हैं। ये मेनली 3 तरह के होते हैं, डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्टिंग फोर्स, कंट्रोलिंग फोर्स एंड डैम्पिंग फोर्स।
डिफ्लेक्टिंग फोर्स होता है कि आप ये देख रहे हैं डिफ्लेक्टिंग फोर्स, फिगर आप देखिए, फिगर में आपको एक स्केल दिख रहा है, पॉइंटर है, एक मिनट, फिगर में आपको दिख रहा है ये स्केल है, ये चीज़ आपकी स्केल कहलाती है, ये आपका पॉइंटर है और इस पॉइंटर पे ये डिफ्लेक्टिंग टार्क है। अब मैं समझाता हूँ कैसे। आपका ये स्केल है, रीडिंग है, जब आप इसमें सप्लाई देंगे तो पॉइंटर हमारा मूव करेगा, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव करेगा, इस पर जितनी फोर्स लगेगी उस फोर्स पे ये मूव करता है। आपको हम इसी में डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और कंट्रोलिंग फोर्स, डिफ्लेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग फोर्स दोनों समझाऊंगा, ध्यान से सुनिएगा कि इसमें क्या होता है। पहले पढ़ लो फिर मैं फिगर समझाता हूँ। डिफ्लेक्टिंग फोर्स व्हेन देयर इज़ नो इनपुट सिग्नल टू द इंस्ट्रूमेंट, जब आपके इंस्ट्रूमेंट में कोई भी इनपुट सिग्नल नहीं है तो उस समय पॉइंटर आपका जीरो पोजीशन पे होगा। नहीं समझे? देखिए ये है आपका पॉइंटर, जब इस पे कोई सिग्नल नहीं आ रहा है, कोई इनपुट सिग्नल नहीं आ रहा है, उस कंडीशन पे आपका ये पॉइंटर जीरो पे रहेगा। यहाँ पर इस कंडीशन पे यहाँ पे जीरो पे रहेगा। अब द डिफ्लेक्ट द पॉइंटर, ये द डिफ्लेक्ट द पॉइंटर फ्रॉम इट्स जीरो पोजीशन। अब जब जीरो पोजीशन से आपका ये पॉइंटर डिफ्लेक्ट करेगा दिस साइड, ए फोर्स इज नेसेसरी विच इज़ नोन एज डिफ्लेक्टिंग टार्क। तो वो जो जीरो पोजीशन से अपने डिफ्लेक्ट कर रहा है हमारा डिफ्लेक्टर, मतलब हमारा ये पॉइंटर अपने जीरो पोजीशन से जब डिफ्लेक्ट करेगा, यहाँ से ये मूव करना शुरू करेगा, तो उस जो मूव कर रहा है तो वो मूव किसकी वजह से कर रहा है, किसी न किसी फोर्स की वजह से कर रहा है। तो वही जो फोर्स होता है जो इस पॉइंटर को अपने जीरो पोजीशन से मूव करवाता है, वही आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कहलाता है या डिफ्लेक्टिंग फोर्स कहलाता है। ठीक, सिंपल भाषा में आपको समझना हो तो आप ये समझ लीजिए कि ये हमारा पॉइंटर है, ये जीरो इनिशियल पोजीशन पे आपका पॉइंटर है। इस समय इस पर कोई फोर्स नहीं है, कोई सिग्नल नहीं है, कोई करंट, कोई वोल्टेज नहीं दिया गया है, कोई भी पावर सप्लाई नहीं की गई है। अब हम इस पे जब इस पर पावर सप्लाई अप्लाई करेंगे, हमने पावर सप्लाई अप्लाई की तो हमारा पॉइंटर अपने जीरो पोजीशन से डिफ्लेक्ट करेगा किसी न किसी पॉइंट पे। मतलब ये अब इधर से स्केल में इस साइड बढ़ना शुरू होगा, तो यहाँ से डिफ्लेक्ट करने की जो कंडीशन आएगी, जिसकी वजह से डिफ्लेक्ट होता है, वही चीज़ आपका डिफ्लेक्शन फोर्स या डिफ्लेक्शन टॉर्क कहलाता है। ठीक, डिफ्लेक्शन टॉर्क आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बताता हूँ कंट्रोलिंग फोर्स क्या होता है। टू मेक द मेजरमेंट इंडिकेटिंग बाय द पॉइंटर डिफिनिट अ फोर्स इज नेसेसरी विच विल बी एक्टिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द डिफ्लेक्टिंग फोर्स, इट इज़ कॉल्ड कंट्रोलिंग फोर्स। इसको आप पढ़ लीजिएगा, मैं फिगर से समझा दे रहा हूँ किस तरह से कह रहा है। अभी तक आपने देखा कि ये पॉइंटर आपका जीरो इनिशियल कंडीशन पे था, जब इस पर आपने सप्लाई दिया तो ये डिफ्लेक्ट किया, जो डिफ्लेक्ट करने की कंडीशन थी वही डिफ्लेक्टिंग फोर्स कहलाती थी। ठीक, अब आपका पॉइंटर यहाँ से डिफ्लेक्ट करके यहाँ आया, मतलब इधर से डिफ्लेक्टिंग फोर्स लगा है, लेकिन ये पॉइंटर इस पोजीशन पे आके रुकता है, तो इस पे इधर से भी तो कोई फोर्स लग रहा होगा। ध्यान दीजिएगा और सोचिएगा कि कोई भी चीज़ है, आप खुद कहीं खड़े हैं, आपको धक्का दिया जा रहा है, कहीं से पुश किया जा रहा है, तो आपके ऊपर एक फोर्स लगा है। आपको अगर पीछे से पुश किया जा रहा है तब पीछे से जो फोर्स लगेगा वो आपका डिफ्लेक्शन फोर्स कहलाएगा। लेकिन आपको पता है कि कुछ टाइम पीरियड बाद, कुछ आगे जाने के बाद आप रुक जाते हैं, तो वो अपने आप नहीं रुकते हैं। अगर ग्रेविटी ना हो तो आप गिर जाएंगे और तब तक रहेंगे जब तक आप वो फोर्स है। तो आप जब रुकते हैं तो वो जो रुकना होता है, सपोज करिए यहाँ से डिफ्लेक्शन टॉर्क लगा, आपको धक्का दिया गया, इस पॉइंट पे थे, आप मूव करना शुरू किए, इस पॉइंट पे आके रुक गए, तो जो रुक रहे हैं, रुकने का भी कुछ रीज़न होगा, सामने से कुछ ना कुछ फोर्स रहता है, तो वही जो सामने से फोर्स लगता है वो आपका कंट्रोलिंग फोर्स कहलाता है, कि जिसकी वजह से आपका पॉइंटर किसी पोजीशन पे जाकर रुक जाता है जहां से हमें मीटर की रीडिंग मिलती है। अगर आपका कंट्रोलिंग फोर्स ना रहे तो आपका ये इंस्ट्रूमेंट या पॉइंटर बराबर फ्लैक्चुएट करेगा, हमें एक्यूरेट रीडिंग नहीं मिलती है। लेकिन ड्यू टू कंट्रोलिंग फोर्स की वजह से ये किसी पॉइंट पे जाकर रुक जाएगा। जब आपका डिफ्लेक्टिंग फोर्स से ज़्यादा कंट्रोलिंग फोर्स हो जाएगा तो उस समय ये अपनी जगह स्थिर हो जाएगा, और जैसे जैसे जिसका फोर्स कम होता जाएगा हमारा पॉइंटर उस साइड मूव करता जाएगा। तो आपको ये दोनों चीज़ें समझ में आ गई होंगी आई थिंक।
अगर ना समझ में आई हो तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं दोबारा समझा दूंगा। ठीक, अब हम बात करेंगे डैम्पिंग फोर्स। डैम्पिंग फोर्स क्या होता है? द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क एंड द कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोड्यूस बाय सिस्टम और इलेक्ट्रोमैकेनिकल। हमारा कंट्रोलिंग और डिफ्लेक्टिंग दोनों टॉर्क हैं। दोनों टॉर्क के बीच में क्या हो रहा है? एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल फोर्स जनरेट होता है। हमारा पॉइंटर है, पॉइंटर पे स्प्रिंग लगी होगी, तो उस स्प्रिंग पे भी एक फोर्स जनरेट होगा इन दोनों की वजह से। तो ड्यू टू इनर्शिया प्रोड्यूस बाय दिस सब सिस्टम द पॉइंटर ऑक्सिलरेट्स अबाउट इट्स फाइनल स्टडी पोजीशन बिफोर कमिंग द रेस्ट। मतलब पॉइंटर अपने रेस्ट पे जहाँ पे जाके रुका है वहाँ से रुकने के पहले उसका कोई एक फाइनल स्टडी पोजीशन रहा होगा जहाँ पे वो ऑक्सिलेट की है। तो द टाइम रिक्वायर्ड टू टेक द मेजरमेंट इज मोर। द डैम्प आउट द ऑक्सीलेटर इज क्विकली, द डैम्पिंग फोर्स इज नेसेसरी। डैम्पिंग फोर्स आपका बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है मीटर रीडिंग के लिए। डैम्पिंग फोर्स आपका 3 तरह का होता है, एयर फ्रिक्शन, फ्लूइड फ्रिक्शन और एडी करंट फ्रिक्शन डैम्पिंग। लेकिन आपके सिलेबस में डैम्पिंग फोर्स नहीं है, तो आप केवल इसकी डेफिनेशन एक बार देख लीजिएगा कि डिफ्लेक्टिंग फोर्स और कंट्रोलिंग फोर्स के सिस्टम के बीच जो इलेक्ट्रोमैकेनिकल फोर्स होता है वही चीज़ डैम्पिंग फोर्स कहलाता है। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन क्या होती हैं। ये 2 तरह की होती हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी किस तरह वर्क करती है, सेकेंडरी किस तरह वर्क करती है? प्राइमरी आपकी लेबोरेटरी के लिए होती है, सेकेंडरी आपके मेजरिंग के लिए होती है एनीवेयर। प्राइमरी में आपका गैल्वेनोमीटर आ जाएगा, सेकेंडरी में आपका अमीटर, वोल्टमीटर, वाट मीटर आएगा। उसके बाद आपने देखा कि सेकेंडरी के 3 तरह के होते हैं, इंडिकेटिंग, रिकॉर्डिंग और इंडिकेटिंग। और ये किस तरह से काम करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन ठीक, तो अब मैं आपको इसको हिंदी में भी दिखा दे रहा हूँ कि किस तरह से हिंदी में होता है, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रह जाए। हिंदी में देखिए, ये है आपका विद्युत मापक यंत्र 2, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी किस तरह काम कर रहा है? यह उपयंत्र द्वारा मापी जाने वाली राशियों को स्थिरांक तथा उसके विक्षेप के द्वारा सूचित करती है। उसके बाद सेकेंडरी होता है, यह उपयंत्र वह होते हैं जो किसी भी राशि के परिमाण को विक्षेप द्वारा सीधे नाप लेता है। दोनों में अंतर समझिए, सीधे मतलब डायरेक्टली, उसमें क्या था? स्थिरांक के द्वारा। ये 3 है, इंडिकेटिंग, इंडिकेटिंग एंड रिकॉर्डिंग। तीनों के बारे में इसमें हमने दे दिया है हिंदी में थोड़ा डिस्क्रिप्शन। उसके बाद आपका दे दिया इंडिकेटिंग फोर्स। 3 फोर्स होते हैं उसमें इंडिकेटिंग में, डिफ्लेक्शन, कंट्रोलिंग एंड डैम्पिंग। और डैम्पिंग के बारे में इसमें हमने बता दिया, क्योंकि वहाँ पे डैम्पिंग के बारे में पूरी जानकारी नहीं थी। तो हिंदी में मैंने डैम्पिंग के बारे में, डैम्पिंग क्या होता है? डैम्पिंग को हिंदी में अवमंदन भी कहते हैं। जब किसी मापन यंत्र द्वारा किसी भौतिक राशि को मापा जाता है तो चल तंत्र विक्षेपित होने लगते हैं। मतलब आपका जो पॉइंटर होता है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करने लगता है और अपने फाइनल वैल्यू के दोलन करने लगता है, और वह उस जगह पर मूव करने लगता है जहाँ तक उसकी फाइनल वैल्यू जा सकती है। ठीक, और उस मापन यंत्र के बिना दोलन किए हुए मेजरिंग वैल्यू प्राप्त करने की प्रक्रिया को डैम्पिंग कहते हैं। मतलब जो उसकी मेजरिंग वैल्यू हम प्राप्त करते हैं उसमें कोई भी दोलन ना हो, कोई भी फोर्स ना हो, कोई भी मूवमेंट ना हो, उसी को डैम्पिंग कहते हैं। डैम्पिंग आप देखेंगे 3 तरह की होती है, ओवर डैम्पिंग, अंडर डैम्पिंग, क्रिटिकल डैम्पिंग। डैम्पिंग का ये सिंबल होता है आपका, ये डैम्पिंग का सिंपल है, जो ओवर में 1 से ग्रेटर और अंडर में 0 से बड़ा, 1 से छोटा और क्रिटिकल में इक्वल टू 1 होता है। तो ये आपका डैम्पिंग होता है। तो ये आपका हिंदी में था, मैंने आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिखा दिया है। तो आई थिंक आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अगर नहीं समझ में आई है तो आप कमेंट में हमें लिख के बता देना कि क्या चीज़ इसमें समझ में नहीं आई है। तो उस हिसाब से मैं आपको दोबारा इसको समझा दूँगा।